हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस लॉकडाउन के दौर में आप लोग की पढ़ाई थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, ये दौर भी निकल जाएगा। मेरा नाम है केशव जखोटिया और मैं आप लोगों को यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। पिछले 12 सालों के एक्सपीरियंस को इन चंद मिनटों में मैं आप लोग के सामने कवर करूँगा। लगभग 40 मिनट का ये एक लेक्चर होगा और इस 40 मिनट के अंदर में हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। अपन 11th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और इस चैप्टर के अंदर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती चीज़ों को रटना नहीं है, अपन लोगों को अच्छे से समझते हुए चीज़ों को करते जाना है, ताकि अपन को ये काम बहुत अच्छे से हो जाए और इस लॉकडाउन में जितना अपना नुकसान हुआ है वो सारे की भरपाई हो जाए। तो चलिए बच्चों, अपन शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट है क्या, ये अब अपन लोग जानते हैं यहाँ पर कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठे, कुछ चीज़ें इसमें लिखते जाएं। देखिए, ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया, देखिए नाम से ही समझ में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है ही, लेकिन फिजिकल मतलब फिजिक्स उसके अंदर में कहीं जुड़ी हुई होगी, और फिजिक्स का मतलब हो गया हमारे अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी। तो आप लोग अगर अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि आप लोग कहाँ पर अपनी गलतियां कर रहे हैं और आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस डिजिटलाइजेशन वाली पढ़ाई में आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई है। तो इसलिए अपन एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, जिससे कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपन लोग कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब जानने से पहले एक एग्जांपल देते हैं कि बाजार में जाते हैं और बाजार में जाते ही हम लोगों ने दुकानदार से एक सवाल किया कि भैया 1 दर्जन पेंसिल देना। तो 1 दर्जन पेंसिल वो देता है, तो उसमें आती है 12 पेंसिल। अब 12 पेंसिल आपने ले लिया, आपने कहा जी 5 दर्जन दे दो, तो 5 दर्जन मतलब हो गया कि 5 × 12 कर देगा, तो वो 60 पेंसिल आपको दे देगा। लेकिन आप बाजार में जाके बोलो कि मुझे 1 मोल पेंसिल दे दो, तो दुकान वाला बोलेगा भैया ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मोल मतलब क्या। तो अपन को ये जानना है कि मोल टर्म को अपन को यूज कहाँ करना है। तो मोल टर्म को अपन लोग यूज करेंगे केमिस्ट्री के अंदर में, सिर्फ केमिस्ट्री में ही यूज करेंगे और कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं अभी इसका रीजन बताने वाला हूं कि सिर्फ केमिस्ट्री में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। मतलब ना इसको मैथ्स में यूज कर पाओगे, ना इसको फिजिक्स में यूज कर पाओगे, ना ही अपनी रोजमर्रा वाली जिंदगी में कभी इसको यूज कर पाओगे। तो देखिए, अब जानते हैं कि ऐसा क्या है भाई, जैसे अपन मोल के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तो उसी से मैं आपको बताता हूं कि इसमें है क्या। तो मोल क्या है, मोल भी एक तरह से क्वांटिटी को दर्शाने वाली कोई यूनिट है। क्वांटिटी का मतलब हो गया कि वो मात्रा को दर्शाती है, मात्रा के बारे में बताती है कि भाई मात्रा क्या है, कैसे अपन लोगों को इसको समझना है, तो ये जानते हैं, है ना। तो देखिए, अब अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज ये करें कि इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लें कि भाई मोल की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, मोल की डेफिनेशन ये है कि किसी भी पदार्थ के लिए मोल जो है वो उतनी क्वांटिटी होती है जितनी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में अवेलेबल एटम्स की होती है। अब देखो, बड़ी अजीब सी मैंने यहां पर एक डेफिनेशन बोल दी है, बहुत बड़ी सी मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन रखी है। तो एक काम करता हूं, मैं वो पूरी डेफिनेशन लिखता हूं और फिर उसके बारे में अपन लोग साथ में बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है, कैसे अपन को सीखना है, ये पूरी डिटेल से अपन लोग जानेंगे। तो देखिए, मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पर, डेफिनेशन इंग्लिश में लिख रहा हूं, और जो हिंदी मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स इसको मैं हिंदी में अभी आपको पूरे अच्छे से समझा दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। आप लोग अच्छे से देखिए, एक बार समझते जाइए। देखिए, डेफिनेशन तो यहाँ कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब इस चीज़ को समझते हैं कि भाई मोल की डेफिनेशन है क्या। तो देखिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोल क्या है। मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। मोल क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आपको बताता है कि ये कोई एक
क्वांटिटी को, कोई एक मात्रा को आपको समझाएगा तो देखिए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसमें कितना क्वांटिटी होगा, कितना अमाउंट होगा, तो भाई उतना अमाउंट होगा एज इक्वल। इसने कहा कि उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उसमें पार्टिकल्स होंगे उतने जितने 12 ग्राम कार्बन में अवेलेबल होते हैं। तो देखिए 12 ग्राम कार्बन के अंदर में जितने 12 ग्राम, अब देखिए आप यहां पे एक और टर्म देख रहे हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है एक बार इसको बताता हूं। लेकिन देखिए कि 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होंगे, जितने परमाणु होंगे, जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतनी के उतने ही परमाणुओं की संख्या जो है वो किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में अवेलेबल होगी। अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, तो इस डेफिनेशन को अपन लोग ऐसा लिख देते हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, वो है 1 मोल के लिए ये डेफिनेशन लिखी जाती है। तो देखिए याद रखिएगा, डेफिनेशन वैसे आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, डेफिनेशन के बारे में अपन ज्यादा जाने, लेकिन उससे पहले अपन को सीखना है कि यहाँ पर ये क्या है। तो देखिए अब अपन लोग एक बार बात करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप का क्या मतलब है। देखिए बच्चों 10th क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा है कि आइसोटोप्स का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक या आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, आप बताइए स्टूडेंट्स, आप सोच के देखिए एक बार, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक के देख लीजिए एक बार और सोचिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए, परमाणु क्रमांक तो सेम होना चाहिए, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा कार्बन लिखा है, कार्बन 12 लिखा है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास कितना होता है, वो तो होता है 6। लेकिन यहां पे जो 12 लिखा है वो क्या है, इसका एटॉमिक मास है। तो कोई और भी ऐसा होता है क्या, हाँ जी, आप सब जानते हैं कि कार्बन का एक और समस्थानिक होता है, एक और आइसोटोप होता है जिसका क्या नाम है, कार्बन 14 इसका नाम होता है। तो अपन को कार्बन 14 वाला नहीं लेना है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि कार्बन 14 की प्रकृति होगी, नेचर ऑफ कार्बन 14 वुड बी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो नेचर होता है वो होता है रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी ये पदार्थ होता है। तो ये चीज अब अपन को पता होना चाहिए कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, है ना। अभी अपन इसके बारे में और आगे अपन जानेंगे बेटा, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन अपने सामने निकल के आता है यहां पर कि भाई कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। देखिए अपन लोगों को अलग से, देखो आप सोचो कि पहले 11th पढ़ेंगे, फिर 12th पढ़ेंगे और फिर अपन किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। समय कम है, काम ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो इसको कैसे समझना है, इसको अपन को साथ साथ में ही करते जाना है। पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपन लोगों को ऐसी स्टडी को फोकस करना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन निकले, क्योंकि अपने क्वेश्चन होंगे तभी तो अपना सिलेक्शन होगा ना। ये बात अपन को समझ में आती है बच्चों। तो देखो अब, तो देखो डेफिनेशन की बात यहां तक हो गई। अब मैं एक बात बताता हूं जो आप लोगों ने पहले से सीखी हुई होगी, वो ये है कि भाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब एक चीज को समझना है अपन को यहां पर कि 1 मोल जो सब्सटेंस है वो क्या है। 1 मोल जो सब्सटेंस है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अपन अब इसके बारे में जानेंगे यहां पर कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 कहाँ से आया, ये अपन जानते हैं। लेकिन उससे पहले अपन लोग फालतू की मैथमेटिक्स में ना जाके पहले कॉन्सेप्ट को सीख लें एक बार। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, पहले तो ये जाने, है ना। सब्सटेंस का मतलब हो गया से यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं सोडियम लिख सकता हूँ, मतलब 1 मोल सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर सब्सटेंस की जगह सोडियम लिखा जा सकता है। यहाँ पर सब्सटेंस की जगह आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर पहले लिखा था एटम, है ना, परमाणु लिखा था। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉलिक्यूल लिख दिया। मैंने यहाँ पे अब अणु की बात कर ली है, ठीक है। ऐसा ही आप चाहें तो यहाँ पर आपसे CaCO3 भी लिख सकते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर कोई आयन भी बना सकते हैं। तो पहले तो ये आप जाने यहाँ पर कि सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं। तो पदार्थ में यहाँ पर एटम आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, कोई आयन्स आ सकते हैं, है ना। तो ये सब उस सब्सटेंस के अंदर में यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो चलिए अब इधर आते हैं कि पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अब जरा एक चीज बताओ मुझे, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके साथ में डील करता हूं। एग्जांपल्स में यहां लिख रहा हूं बच्चों, देखो से 1 मोल सोडियम है। अब आप मुझे बताइए कि इस 1 मोल सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो आंसर तो अभी भी वही है 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि भाई सर हमें तो यहाँ पे 6.023 पढ़ा है, बेटा डेसिमल के 3rd डिजिट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप लोग चाहें तो ये डेटा याद रख लें, और अगर आप लोगों को लगता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 हमने याद कर रखा है तो आप वो डेटा भी ले लें, बहुत ज़्यादा आंसर्स में फ़र्क आने वाला नहीं है। आप दोनों में से कोई भी डेटा यूज़ कर लें, बट एक्चुअल जो अभी इन दिनों में
अपने साथ जो नया जो रिसेंट डेटा है, जो एक्सेप्टेड डेटा है पूरे वर्ल्ड में अपन जो यूज करते हैं वो है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अब देखिए मैं आगे क्या लिखूं, यहाँ पर अपन तो इसकी बात कर रहे हैं ना। अब आप मुझे बताओ ये क्या चीज है, सोडियम। सोडियम क्या है यहाँ पर, एटम के फॉर्म में ही होगा, ये मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता, ये आयन तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एटम्स लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए है ना, परमाणु मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही मैंने यहाँ पर कहा कि 1 मोल H2O मेरे को यहाँ पर लेना है, तो अब आप देखिए नंबर तो अभी भी वही रहने वाला है, नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन यहाँ क्या लिखूँ मैं, अब देखो H2O क्या है, H2O कोई एटम तो नहीं है, क्योंकि एटम तो इसमें एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, बट H2O मिला के क्या, तो H2O मिला के जो है हमारे पास क्या बना, मॉलिक्यूल बना। अभी बेटा अपन लोग इस पे भी जानेंगे बहुत डिटेल में कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको मॉलिक्यूल बोलना है, इसको एटम ही बोलना है ना, ये सारी चीजें भी अभी अपन देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉलिक्यूल, अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपने लिखा 1 मोल H+ आयन, है ना। तो अब आप नाम में ही बोल रहे हो कि H+ आयन है, तो देखो नंबर तो वही रहने वाला है, नंबर में तो कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो आयंस। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ ये जो मैं पार्टिकल्स लिख रहा हूँ इसमें क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें तो अब आपको पता चली गई है कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं। इसमें आ सकता है एटम, इसमें आ सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें आ सकता है हमारे पास में आयंस, है ना। अब इसमें मैं दोनों तरीके के आयंस कवर कर सकता हूँ, है ना। मतलब जैसे एक और एग्जांपल में अगर आपके सामने यहाँ बनाऊं कि 1 मोल Cl-, है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर तो देखिए अभी भी वही रहेगा 6.022 × 10⁻23। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, इसको आप लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग एनायन लिख सकते हो, है ना। बाकी अगर आप बोलते हो कि नहीं जी मुझे एनायन नहीं लिखना है, मैं तो सिर्फ आयन ही लिखना चाहता हूँ, तो भी चलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, इसमें प्रोटॉन्स भी आ सकते हैं, और इसी पार्टिकल्स के अंदर में न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास आ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात अपन लोगों ने यहाँ पे शुरू की है कि पार्टिकल का मतलब अब अपन को समझ में आने वाला है। यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अभी तक अपन ने सीखा कि मोल एक कोई क्वांटिटी है जिसका क्या लेना देना है, जिसकी एक डेफिनेशन हमने बनाई कि किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम्स में होंगे, है ना बच्चों। और इससे अपन को ये जो मैथमेटिकल टर्म है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23, ये एज इट इज अपन को बस इतना ये याद रखना है। ये 10th क्लास में भी अपन लोगों ने यूज किया हुआ है, आता कहां से वो अब अपन लोग देख लेते हैं। तो आई थिंक अब अपन को यहां तक तो समझ में आता है, अपन आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं अपन लोग, है ना। तो देखिए अब अपन लोग बात कर रहे थे कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23, है ना। अब ये कहां से आता है ये नंबर, इसकी बात करते हैं अपन लोग, तो है ना। तो देखिए मास ऑफ देखिए ये एक डेटा है जो अपन को याद रखना पड़ेगा कि कार्बन 12 के एक एटम का, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो कितना होता है 1.996 × 10⁻23 kg। पहली बात तो मुझे ये समझाओ बच्चों, ये बताओ कि भाई कैसे पता चला ये चीज इतना होता है। मेरी बात ढंग से सुनना, हम किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु बचपन में क्या पढ़ा है अपन लोगों ने 9th-10th के अंदर में, परमाणु को ना देखा जा सकता है ना डिवाइड किया जा सकता है, वो तो दिखता भी नहीं है ना, इन आंखों से तो नजर नहीं आता अपन लोगों को। तो भाई परमाणु जब दिख ही नहीं रहा तो उसका द्रव्यमान, उसका मास कैसे निकाल लिया।
तो देखो बताता हूँ बच्चों, जो ये डेफिनेशन अपन को पढ़ाई जाती है, ये डेफिनेशन हमारे बाप दादा के ज़माने की है। हंसने की बात नहीं है बच्चों, ये बाप दादा के ज़माने की डेफिनेशंस हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे जो साइंस डेवलपमेंट कर रही है, जो साइंस अपनी आगे बढ़ रही है, तो उसमें एक मशीन उन्होंने बनाई है जिसको अपन लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी मशीन है जिससे क्या करते हैं, परमाणुओं की डिटेल पता की जा सकती है, एटम्स का मास पता किया जा सकता है। तो ये जो डेटा आया वो कहां से आया अपने पास में, फ्रॉम स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब इस मशीन ने हमारे को ये मेजर करके दिया कि भाई इसका कितना होना चाहिए, अपन को इतना इसका द्रव्यमान होना चाहिए। किसका, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का इतना द्रव्यमान होना चाहिए। अब उल्टा सोचो जरा, उल्टा क्या सोचेंगे, उल्टा ये सोचो कि भाई 1.996 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स अगर मास है ना, तो ये जो मास है वो कितने एटम के पास होता है भाई, इज कंटेन्ड बाय 1 एटम ऑफ कार्बन, है ना। अब देखो अपन ने अभी क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, मोल की डेफिनेशन। देखिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आए, है ना, क्योंकि 10 से जस्ट आए हो तो एकदम से ऐसा बाउंस नहीं मार सकते कि ये भी कर लो ये भी कर लो, ऐसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे चलेंगे अपन, है ना। शुरुआती एक लेक्चर अगर आप अच्छे से समझ गए तो मान लेना मोल में आप लोग धीरे धीरे सब अच्छा करने लगेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इतने सारे जो पार्टिकल्स होंगे, सॉरी इतने सारे जो मास होगा वो कितने एटम के पास होगा, एक एटम के पास ही होगा, है ना। और वो हो गया हमारे पास में कार्बन, कौन सा, कार्बन 12। अब सोचो जरा, आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु होते हैं उसी को अपन एक मोल बोलते हैं, यही तो अपन ने कहा। तो देखिए अगर इतना सारा मास कितने एटम्स के पास है, एक एटम के पास है, तो अगर 1 ग्राम मास की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो कितने के पास होगा, 1/996 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स, है ना। तो अब आप इस चीज को समझिए कि अगर आपको 1 ग्राम मास चाहिए तो उसमें कितने परमाणु आ जाने चाहिए, कितने एटम्स आ जाने चाहिए, इतने। लेकिन हमको एक एटम नहीं चाहिए, हमको तो कितने एटम्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, हमको तो 12 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करनी है ना, क्योंकि 12 ग्राम ऑफ मास इज कंटेन्ड बाय, तो अब क्या करेंगे 1.996। अब देखिए ये 10⁻⁻23 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो 10⁻23 हो गया, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, एटम्स ऑफ कार्बन 12। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा अपने पास आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, है ना। तो आई थिंक देखो आप लोग को भी पता भी चल रहा है कि ये नंबर कहाँ से आ गया, है ना। तो चलिए ये एक डाउट तो अपना खत्म हुआ जहाँ से अपन लोगों को। तो अब देखिए अब मैं पूरी चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 1 मोल सब्सटेंस, वापस से वही चीज़ यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पार्टिकल्स लिख दूंगा। अब देखिए अब अपन लोग इसको थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। ये तो हो गई क्लास 10th की बात, जहाँ तक बस ये देखो 10th में तो इतना ही तो पढ़ा था। तो अब इस 10th क्लास से 11th क्लास की तरफ जंप करना है तो थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा अपन लोगों को। तो देखो अपन लोग एटम तो जानते ही है, परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी भी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई होती है। एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एंटिटी विच कैन एक्सप्लेन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही पढ़ा है अपन लोगों ने, राइट। लेकिन एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अपन इनके बारे में जाने तो सही कि भाई इनके बारे में क्या है। तो बच्चों एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से सोचो इलेक्ट्रॉन का मास कितना, प्रोटॉन का मास कितना, न्यूट्रॉन का मास कितना और इनके ऊपर चार्ज कितना। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप मान के चलिए कि जो अपन इसके अंदर में आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप लोगों से हो जाएंगे। चलिए शुरू करें अपन लोग चीज को। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं वापस से, है ना। तो देखिए यहां पर अपन लोग लिख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं,
या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे बेटा आप लोगों को ये सब समझ में आ जाएगा कि अपन लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्या है अपन लोगों को, है ना। तो देखिए 3 तरीके के हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसे अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट होता है हमारे सामने प्रोटॉन, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन। तो बताइए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बताओ बेटा कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, राइट। ठीक है, अब प्रोटॉन का मास बताइए। तो प्रोटॉन का जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का भी जो मास है वो इतना ही होता है, नियरली इतना ही होता है ना, -24 ग्राम्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ना। तो अब देखो -1 ये जो अपन चार्ज लिखते हैं ये नहीं, कूलाम्स में चार्ज बताना है ना। तो कूलाम्स में यहाँ पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो एक चीज समझो जरा, यहाँ पर ये जो माइनस है वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स यहाँ पर इसका चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे अपन लोग क्या लिखते होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन पे अपन लोग लिख रहे होते हैं 0। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब कुछ क्वेश्चंस करने की तो प्रैक्टिस आनी चाहिए ना, कि क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन लोग। तो देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोग के सामने। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ आपको मोल की डेफिनेशन बताई है, बट फिर भी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए जबरदस्ती रटेंगे नहीं। अगर आप अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो मेरा हर एक वर्ड ढंग से सुनिएगा और आप लोगों को यहाँ पर बहुत मजा आने लगेगा केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर में। तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखो अपन को तो चार्ज के बारे में बात करना है ना। तो अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसके ऊपर चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस तो केवल यही बताता है ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। चार्ज की वैल्यू 2 चीजें होती है। देखो अपन ने पढ़ा है कि कोई भी एक टर्म है, जैसे वेक्टर आप लोग जानते हो, तो वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है उसका मैग्नीट्यूड। वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बात करोगे तो इनमें भी एक होता है साइन, जिसे पॉजिटिव नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो अपन को किससे फोकस है, मैग्नीट्यूड से फोकस है ना बेटा। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सोल्यूशन देखो बहुत आसान है। देखो चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, फॉर्मूला देखिएगा ढंग से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल इनटू, भाई 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बता दो, इनटू चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखेंगे एक बार यहां पर कि भाई अब आप सब जानते हो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो अभी अभी अपन ने यहां पर एक डेफिनेशन, एक फॉर्मूला लिखा था ऊपर, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और पार्टिकल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। तो देखो कितने हुए, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों कि अपन लोग यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहे हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होइए। माइनस साइन केवल इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को बताता है ना। अब देखो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, है ना, खुद से सॉल्व करोगे। तो जब आप उसको खुद से सॉल्व करोगे तो इससे आंसर आएगा हमारे पास 96500 कूलम्स। एक चीज समझिएगा, मैंने लिखा है नियरली इक्वल टू, मतलब 96438 इसका आंसर आता है एक्चुअल में तो, लेकिन अपन लोग जो अपनी कैलकुलेशन है यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें ज्यादातर टाइम अपन को इस डेटा से क्वेश्चन आते हैं 96500। और इस 96500 को क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं 1 फैराडे। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, बचपन में 9-10 में पढ़ा है अपन लोगों ने माइकल फैराडे के बारे में, कुछ रूल्स पढ़े हैं माइकल फैराडे के। तो वही माइकल फैराडे है जिसने अपन को इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स दिए थे। तो देखो यहाँ पर कूलाम्स, कूलाम्स मतलब आवेश, आवेश, चार्ज,
चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है ना, तो देखो यहाँ पे अपन ने इसको क्या कर दिया, इसको बोलते हैं 1 फैराडे, है ना। देखिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये एक शॉर्ट ट्रिक से आप लोग सीख लो, क्योंकि मैं आपको जब अगले क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो इस शॉर्ट ट्रिक पे बेस करवाऊंगा मैं। तो देखिए अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन पे चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे, ठीक। अब देखो इसको ऐसा बोलता हूं मैं आसान भाषा में समझाने के लिए कि मैंने कहा जी मेरे पास में 1 मोल Na+ है, ठीक है। अब आप देखो इस Na+ के ऊपर में सोडियम के ऊपर में कितना चार्ज है, एक ही प्लस चार्ज है। ढंग से सोचो एक बार, रटो मत जबरदस्ती। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, और उसके कितने एलिमेंट्स के लिए चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए। तो यहां पर जो चार्ज दिखाओगे वो कितना आएगा, 1 फैराडे तो आएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। अपन लोग इसके और एग्जांपल्स अपन लोग अच्छे से करते हैं और फिर अपन लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिना फॉर्मूला सीखे आप लोगों के ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब जो मैं आपको भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो नीट एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, अब तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चंस कैसे अपन लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, मैं क्वेश्चन सारे लिख देता हूं और फिर एक एक करके अपन इसको समझते जाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाते जाएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कहने को तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, अब तक जो आप लोग हाथ में कॉपी पेन लेके बैठे थे उसको यूज करने का टाइम आ गया है ना। लेकिन मैं आप लोगों को अभी कुछ क्वेश्चन साथ में भी करवाऊंगा यहाँ पर, आपको ही सारे नहीं करने, अभी मैं भी आपको यहां पर कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वन मोल ऑफ Na+ आयन, है ना। दूसरा क्वेश्चन आया हमारे पास में 0.2 मोल्स ऑफ Mg+2 आयन। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास में 1.5 मोल्स ऑफ Al+3 आयन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में 0.3 मोल्स ऑफ SO4-2 आयन। चलिए अब देखिए अपन लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान से ट्रिक अपन ने सीखी कि 1 मोल चार्ज, देखिए E- अपन लोगों ने यही तो पढ़ा था, अभी भी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी यहाँ पर कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर कितना आवेश होना चाहिए, 1 फैराडे, क्योंकि देखो टाइम बचाना है अपन लोगों को, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का ट्रिक है हमारे पास में, कितना चार्ज अवेलेबल है, +1, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 1। प्लस का क्या मतलब है, वो उसका नेचर बता रहा है। यहाँ पर माइनस का क्या मतलब है, वो इस सल्फेट का नेचर बता रहा है ना। चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड देना है, मात्रा देनी है, साइन से अपना कोई को आंसर बनता ही नहीं। साइन तो बहुत आसान है, देखते ही नहीं पता चल रहा है, ऐसा कोई ईजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा यार, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा आपने 1 × कितने मोल है, जितने मोल उतने फैराडे, यही तो मतलब सीखा भाई। 1 मोल तो 1 फैराडे। मैंने कहा जी 2 मोल इलेक्ट्रॉन होते तो बताओ उस पर कितना चार्ज होता, तो आप लोग का आंसर क्या आता, 2 फैराडे आता। मैंने कहा जी 5 मोल इलेक्ट्रॉन होते तो आपका आंसर क्या आता, 5 फैराडे आता। तो देखो बस चार्ज अब उनको ध्यान रखना है कितना चार्ज है, तो +1 चार्ज आ गया यहाँ पर, है ना। अब कितने मोल है यहाँ पर, 1 मोल है, तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखना चाहिए, 1 फैराडे लिखना चाहिए। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया, 1 फैराडे। ठीक है, यहाँ देखो अब इसके ऊपर आवेश कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, इसके ऊपर मोल्स कितने हैं इसके पास में, 0.2 मोल्स, तो 0.2 मोल्स मतलब कितने फैराडे, 0.2 फैराडे होना चाहिए। आंसर कितना है बेटा जी, 0.4 फैराडे इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो आवेश कितना है, +3, तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, इनटू में यहाँ पे 1.5 मोल्स है तो ये हो गया 1.5 फैराडे। सॉल्व करने में आंसर आ रहा है बेटा जी अपना 4.5
फैराडे। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर SO4 -2, इसकी बात देखो तो देखो -2 इसके ऊपर चार्ज है इनटू कितने मोल्स है 0.3 मोल्स है 0.3 मोल्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 फैराडे इसका आंसर आना चाहिए। आई होप बच्चों देखो आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें समझ में आएगी, तो चार्ज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो कर लोगे आप लोग अब, ठीक है। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं, अगला क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो कुछ इसी से मिलता जुलता है, लेकिन अब यहाँ पे हम चार्ज की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग बात कर रहे हैं मास की, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बता दो। अब मोल के बारे में तो जानते हो, मैंने भी आपको एक मास पढ़ाया था। देखो मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगा, वही टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चन निकलेंगे। 1 मिनट भी अपन फालतू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन से ही रिलेटेड अपन लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, है ना। तो देखिए आता ही है अपन को, तो देखो कैसे करना है, इसका सोल्यूशन देख लो एक बार। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल इनटू, अब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो बता दो 1 मोल के अंदर में, और किससे मल्टीप्लाई करना है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जरा इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो पता ही है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। ये हो गया अपना किलोग्राम, किलोग्राम में आता है। और आपको तो मास चाहिए, ये तो नंबर ही होता है, ये मास का जो यूनिट होगा वही इस पूरे का यूनिट होगा क्या यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आना चाहिए, अपने पास आंसर आना चाहिए नियरली 54.8 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम मेरे पास इसका आंसर आना चाहिए, राइट, -8। अब देखो या तो आप इसको याद रख लो, अदरवाइज इसका एक और दूसरा पार्ट है, अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0.548, मैं इस नंबर को चेंज कर रहा हूँ देखो, इंटू 10⁻2 लिखा जा सकता है इसको, है ना। आगे इसको एज इट इज रहने दो 10⁻⁻8 किलोग्राम, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 किलोग्राम, है ना। तो आगे देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 0.548, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो किलोग्राम, है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है RPMT में पूछा गया था। तो बच्चों देखो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे अपन लोग देखो बिना किसी फॉर्मूला के इससे रिलेटेड टॉपिक्स अपन लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं, है ना। अब देखो अपन लोग अब 1-2 टॉपिक और अच्छे से करते हैं यहाँ पर, 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, है ना, फिर अपन को और अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाली है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 किलोग्राम, मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे जिनका अगर अपन मास निकालें तो वो कितना हो जाना चाहिए, 1 किलोग्राम के बराबर हो जाना चाहिए। देखिए अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया है ना। अब देखो अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्ट ऑप्शंस पूछे गए थे, 0.548, कोई ऑप्शन था 0.555, नेक्स्ट ऑप्शन था 0.666। तो आपको पूरा सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है, आपको तो पता चल गया है ना। तो यहाँ पर देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो अपन लोगों को पहले से पता है वो ये है कि 0.548 माइक्रो किलोग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी 1 मोल, यही तो होता है
है ना। अब आप देखो कि आपको क्या चाहिए यहाँ पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इतना ही तो होता है, यही तो पढ़ा था पिछले क्वेश्चन के अंदर में अपन लोगों ने, है ना। तो अब देखो वापस उल्टा करो कि भाई इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, माइक्रो की जगह में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ। तो देखो कितना आसान हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे तो जी 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास बता दो। तो 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल्स होंगे, तो ये देखो तो 1 डिवाइडेड बाय 0.548 इंटू 10⁻⁻6 और ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यही इसका आंसर आने वाला है। अपन लोगों को तो पूछा है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फाइनली, है ना। अपन लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास में। आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल होंगे ये अपन को क्लियर हो गया, और यही तो पूछा था। ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो अपन को इसको करना आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन, अब क्वेश्चन बदल गया है, अब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटोन आ गया है, विल वे 200 ग्राम्स। मतलब भैया कितने मोल प्रोटोन लेके आए जिससे कि उसका टोटल मास हमारे को कितना मिल जाए, 200 ग्राम्स हमारे को यहाँ पर मिल जाए। तो देखिए इसका टोटल मास अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे करते हैं। अब आप एक चीज ढंग से समझिए, ये वाला जो डेटा था ये प्रीवियस क्वेश्चन से मिल गया था हमको, राइट ना। लेकिन अब अपने पास तो यहाँ का तो कोई प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। मतलब मैंने ये जो क्वेश्चन है और इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन है इन दोनों को मिक्स कर दिया, यही तो मतलब हुआ इसका, है ना। तो अब आप इसको एक बार वीडियो पॉज करिए स्टूडेंट्स अभी, और उसके बाद 2 मिनट तक खुद से सॉल्व करके देखिए। मैं अभी आपको यहाँ पे कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, 1 मिनट 2 मिनट, आप अपने हिसाब से थोड़ा समय लीजिए और इसको फिर खुद से करके देखिए, है ना, कि कितना आंसर आता है, कितने अपने पास में यहाँ पर मोल्स आने वाले हैं। ये चीज़ अपन को देखना है। और फिर मैं प्रोटोन के बारे में आप लोगों को एक बेसिक ट्रिक भी सिखा दूंगा कि कभी भी क्वेश्चन आए तो प्रोटोन पे ये टिक करके आ जाना। क्योंकि देखो बेटा, एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और स्कूल की तैयारी दोनों हम इसी लेक्चर में साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो अभी इन्हीं लेक्चर्स के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट होंगे, तो उन्हीं में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने जो पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं मेहनत से। और जब एग्जाम दोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि देखिए आपने कितनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी है ना। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे। तो अब देखो पहले तो अपन को ये पता चल जाए कि भाई ये 1 मोल का मास कितना होता है, यही तो अपन को पता करना है ना। 1 मोल का पता चल जाएगा तो ये पता कर लेंगे कि 200 ग्राम में कितने मोल होते हैं, यही तो होगा ना। तो देखो वही मास ऑफ 1 मोल प्रोटोन, तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, 1 मोल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो 1 मोल में कितने प्रोटॉन होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और एक पार्टिकल का मास कितना होता है भाई 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होता है, यही होता है, बताओ जरा, यही होता है ना। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। ये जो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है ये ग्राम्स में लिखा है, आप चाहें तो इसको किलोग्राम्स में भी लिख सकते हैं, है ना। अपन लोग इसको सिंपल अभी ऐसे इसी में सॉल्व कर लेते हैं ग्राम्स के अंदर में। क्यों? क्योंकि अपने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर किसके अंदर में, ग्राम्स के अंदर में। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेटा आएगा 10.04 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। नियरली आप देखेंगे तो ये डेटा कितना हो गया 1.004 ग्राम। तो अपन लोग ये कह सकते हैं क्या 1 मोल प्रोटोन का मास कितना, 1 ग्राम। नियरली इसको 1 ग्राम बोल दूं, है ना। तो देखो आंसर यहीं से निकल गया, अपन को एक्स्ट्रा आगे नहीं बढ़ना है। ये सारे जो क्वेश्चन है बेटा अपन लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो अपन को इनका ट्रिक देखना है। देखो एग्जामिनर आपको 1-2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता है, तो आपको पूरी कहानी नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ट्रिक पूछ रहा है। तो देखो 1 ग्राम प्रोटोन में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल होते हैं। तो आप जरा इसमें बताना जरा 200 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, 200 मोल्स होंगे। तो ट्रिक क्या बन के निकल के आया कि 1 मोल, ये केवल प्रोटॉन के केस में वैलिड होगा बेटा जी, और सबके केस में नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के केस में आप इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के केस में कभी गड़बड़ मत करके आ जाना बच्चों,
ये चीज आप ढंग से समझ लो, है ना। तो देखो 200 मोल्स प्रोटॉन होंगे तो उनका मास कितना होगा, 200 ग्राम्स होगा, है ना। तो अब आपको चाहे ग्राम देके मोल्स पूछ ले या मोल्स देके ग्राम पूछ ले, दोनों से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो देखिए बच्चों, आज अपन लोगों ने मोल्स की डेफिनेशन के बारे में सीखा, कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा कि मोल क्या होता है, मोल की डेफिनेशन क्या है। अभी तक फॉर्मूला नहीं सीखा है, लेकिन अपन फिर भी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। और साथ ही साथ हमने सीखा कि फैराडे, 1 फैराडे का मतलब कितना होता है, 96500 कूलाम्स। ये याद रखना है बच्चों अपन लोगों को, क्योंकि आगे आगे ये चीजें बहुत यूज आने वाली है और अपन को इस तरीके के क्वेश्चंस अपन को समझ में आने चाहिए। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे कॉल ऑफ करता हूं, यहीं पे फिनिश करता हूं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ में, जहां पे अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे मोल से रिलेटेड फॉर्मूलाज, है ना। अब देखिए अपन लोगों को मैं आपको इतना क्रिस्टल क्लियर समझा दूंगा कि कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी मोल के अंदर में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। टिल देन पढ़ाई करते